हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस कंप्यूटर्स की थियोरी ऑफ इनोवेशन, थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है टॉपिक आपका। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक थियरी डिस्कस कर चुकी हूँ उसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, जो थी इकोनॉमिक थियरी, एंड दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय J.F. पैपनिक एंड J.R. हैरिस। तो हैरिस ने और पैपनिक ने वो थियरी दी थी। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो आप कनाडा के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी, ये पार्ट 10 है तो मैं 9 ऑलरेडी पार्ट डिस्कस कर चुकी हूँ और यूनिट 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वरना आप खुद से भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उस कंप्यूटर ने ये पर्टिकुलर थियोरी को प्रोपाउंड किया था। जोसेफ कंप्यूटर का पूरा नाम है। उन्होंने इनको जाना जाता है थियोरी इनोवेटिव थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, क्योंकि इनोवेशन थियोरी इन्होंने ही प्रोपाउंड किया। उनका ये विश्वास था कि जो भी उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेशन एंड टेक्स द इकोनॉमी टू अ न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि जो उद्यमी होते हैं वो जब एक इनोवेशन करते हैं, मतलब जब वो कुछ नया लेकर के आते हैं मार्केट में, कुछ आविष्कार करते हैं, तो वो इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट लेवल है या जो ग्रोथ है उसको एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं, एक एडवांस, एक बेटर लेवल पे लेके जाते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम एक वर्ड दिया, इनोवेशन, और इन्होंने ये भी बताया कि इनोवेशन और इन्वेंटर के बीच का डिफरेंस क्या है। और इन्होंने बहुत सारे 2-3 वर्ड्स ऐसे लेके आए जो उस वक्त लोगों के लिए काफ़ी अनफैमिलियर था। कौन कौन से वो वर्ड्स थे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। तो इनोवेशन वर्ड आपको समझ में आ गया कि ये वर्ड किसने प्रोपाउंड किया? इस कंप्यूटर ने, जोसेफ इस कंप्यूटर ने। इनका ये कह रहा था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के रैपिड मतलब तीव्र गति से आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश के इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि ऐसे उद्यमी जो कि इनोवेशन करते हैं, कुछ नव विचार लेके आते हैं, नए आइडियाज़, नई इमेजिनेशन, नए मेथड, नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वहाँ की जो डेवलपमेंट होती है उस कंट्री की, वो काफ़ी फास्टर हो जाती है, काफ़ी रैपिड हो जाती है, तेज़ हो जाती है। टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, अगर हम इनोवेशन की बात करें तो उन्होंने रेफ़र किया कि जितने भी न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम अभी तक काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, आपके रिसोर्सेज, जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि आपके पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उस कंप्यूटर ने क्या किया कि ही रिफर्ड टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेफ़र किया। क्या रेफ़र किया कि इस कंप्यूटर ने असाइन किया, कहा कि जो एक उद्यमी होता है उसका रोल होता है इनोवेशन करना, इसलिए उसको इनोवेटर बोला जाता है। वो एक ऑर्डिनरी मैनेजरियल एबिलिटी उसके अंदर नहीं होती है, मतलब एक सामान्य सिर्फ एक प्रबंधक के अंदर में जो एबिलिटी होती है, सिर्फ उतनी ही एबिलिटी नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस करता है सोसाइटी में, मार्केट में, कस्टमर्स के सामने, कंज्यूमर्स के सामने कुछ नया, इंटायरली न्यू थिंग, कुछ समथिंग न्यू वो लेकर के आता है मार्केट में या लोगों के बीच में। तो इसीलिए इस कंप्यूटर ने बोला कि वो उसका जो रोल होता है वो इनोवेटर का होता है, या कुछ नया इन्वेंशन करना, कुछ नई चीज़ लेके आना। तो इनोवेशन कुड इन्वॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। कंप्यूटर ने बोला कि वो जो इनोवेशन होता है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। इससे पहले तो उन्होंने कहा कि इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी नए प्रोडक्ट के बारे में इनोवेशन करना, खोज करना। आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाओ, ब्रांड न्यू, जो अभी तक आया ही नहीं है मार्केट में। या इनोवेशन इन अ नॉवेल मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। नॉवेल मेथड का मतलब क्या हुआ? नॉवेल मेथड या नॉवेल प्रोसेस का मतलब नई प्रक्रिया, नया मेथड, या आप कोई एक नया मेथड लेके आ रहे हो। नॉवेल का मतलब हुआ न्यू, है ना। कुछ आप नया मेथड लेके आ रहे हो या कोई नया प्रोसीजर आप लेकर के आ रहे हो, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं कुछ इनोवेट अगर कर रहे हो तो उसको भी इनोवेशन ही बोला गया। या तो आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस भी चीज़ की आप पैदावारी आप कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसके प्रोसेस में अगर आप कुछ नयापन लेके आते हो, मतलब कि जिस प्रक्रिया से आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, अगर उसमें भी आप कुछ नया, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो, तो उसको भी इनोवेशन की तरफ से उन्होंने देखा। उन्होंने तीसरा बोला कि अगर आप कोई नया मार्केट को ओपन कर रहे हो तो वो भी एक तरीके का इनोवेशन है। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर
न्यू सोर्स फाइंड आउट कर रहा है सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल का, तो वो भी एक इनोवेशन की ही कैटेगरी में आया। मतलब आप अगर ये सारी कोई भी चीज़ें कर रहे हो तो आप एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो और आप कुछ नया लेके आ रहे हो मार्केट में। या तो फिर अगर आप कुछ मैनेजमेंट भी इनोवेशन कर रहे हो, मतलब कि प्रबंधन शैली में, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें अगर आप कुछ नया विचार लेकर के आ रहे हो, कुछ नयापन लेके आ रहे हो, तो भी आप एक इनोवेशन या इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आते हो। सो दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब कि किसी कोई एक नई रीऑर्गेनाइजेशन, दिस मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप कुछ भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, नई कंपनी, नया एंटरप्राइज, कुछ नया लेकर के आ रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को एक करने वाला जो व्यक्ति होता है, नए नए जो इनोवेशन, नए प्रोडक्ट को लेके आता है या नई प्रोसेस ढूंढता है किसी भी प्रोडक्शन के, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन। तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरीज कंप्यूटर ने इन सारी चीज़ों में कैटेगराइज किया। आगे इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जैसे कि आप मान लें कि कोई नया प्रोडक्ट है, वो मार्केट में आया, या न्यू प्रोडक्ट, या मीन्स द प्रोडक्ट विच द कंज्यूमर हैव नॉट सीन, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको कंज्यूमर ने अभी तक देखा नहीं है, या एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट लेकर के आए हैं। कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ सुधार किया गया है, कुछ नयापन ला करके एक बेटर क्वालिटी या बेटर यूटिलिटी का उसको बना करके कंज्यूमर के सामने अगर लाया जा रहा है, तो वो होता है न्यू प्रोडक्ट। तो अगर कुछ इस तरीके का मार्केट में कोई एक उद्यमी कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। या किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन का मतलब, जैसे कि हमने ये पीछे एक वर्ड पढ़ा ना कि न्यू प्रोडक्ट, नॉवेल मेथड या न्यू प्रोडक्ट पढ़ा, और दूसरा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ये क्या चीज़ है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है थोड़ा सा कि न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन का एक नया ही मेथड आपने कुछ ईजाद कर दिया। नॉवेल प्रोसेस का मतलब नई प्रक्रिया जो कि अभी तक यूज़ नहीं की हुई है मैन्युफैक्चरिंग में या कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, मतलब कॉमर्शियल उत्पादों में, जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, या लोगों के लिए वो कुछ अनभिज्ञ, मतलब लोग उसे अनभिज्ञ हैं, कुछ आप लेके आ रहे हो ऐसा जो अभी तक आया नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉवल प्रोसेस या नॉवल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और साथ में आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो लो हो रहा है। तो जब आप इस तरीके की कोई चीज़ नॉवल लेकर के आते हो मार्केट में, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़े और आपका जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो आपकी कम हो, तो वो कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत एक फैमिलियर हो जाते हैं, उस अप्रोच को लोग एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो ऐसे उद्यमी जो इन प्रकार के इनोवेटिव क्रिएटिविटी चीज़ें करते रहते हैं, उनको बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर या इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, जो कंप्यूटर ने लेके आई थी। तो उनका बेसिकली एक इनोवेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस था। फिर आगे उन्होंने बोला, कंप्यूटर बोलते हैं कि अगर सपोज़ कोई बंदा है वो कुछ डिस्कवरी कर रहा है एक नए मार्केट का, मतलब एक नए मार्केट की वो खोज कर रहा है, मीन्स अ न्यू मार्केट जो कि अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब नया मार्केट का मतलब ये कि ऐसा मार्केट, ऐसा एक बाज़ार जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, टोटली डिफरेंट। जैसे कि अमेज़ॉन का अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन जब आया था तो ये एक इनोवेशन ही था, वो इससे पहले अमेज़ॉन जैसा कुछ आया ही नहीं, राइट। तो जब ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली मार्केट में आया या जब ये सर्विस मार्केट में आई, तो ये एकदम से अलग ही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के ही अंदर, मतलब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, बिफोर बट वॉज नॉट एंटर्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर कमर्शियल पर्पज़। वही चीज़ है क्या, एक नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का एक नया सोर्स ही आप इजाद कर लो कुछ। सिमिलरली रिफर्स टू सोर्स और प्लेस विच हैज़ नॉट बीन कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड बाय द एंटरप्राइज बिफोर, मतलब कि एक नया कॉमर्शियल प्लेस जो कि अभी तक किसी भी एंटरप्राइज ने, किसी उद्यमी ने, किसी व्यक्ति ने अभी तक उसको इजाद नहीं किया, खोजा नहीं, और उसको अगर आप कुछ ले के आ रहे हो, आपने बताया कि ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे अगर माइनिंग का काम आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं इस पर्टिकुलर माइन से, तो वो जैसे आयरन ओर हो गया, या आपके जो लीज होती है, पत्थरों की लीज होती है, कुछ आप नया कर रहे हो जो मार्केट में अभी तक किसी ने कभी किया नहीं है, कुछ इनोवेटिव सा आप कर रहे हो। एक आपने बोला कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हम मतलब अगर माइनिंग का काम करेंगे तो हमें डायमंड मिल सकता है, या हमें आयरन मिल सकता है, या हमें क्रूड ऑयल मिल सकता है, या हमें कोई और मेटल मिल सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो आप कुछ एक नया इनोवेशन कर रहे हो मार्केट में जो अभी तक किसी ने किया नहीं है, या उससे संबंधित कोई कंपनी नहीं खड़ी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे वो क्या बोलते हैं, इनोवेशन इन मैनेजमेंट रिफर्स टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन of the position of the enterprise industry by building a monopoly like controlling, dismantling। देखो अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे पहले तो एक वर्ड देख लो, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वापस से किसी को संगठित करना, है ना। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब
का मतलब होता है सुलह करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना या अग्रीमेंट करना या रीयूनियन करना। इसका मतलब आप लिख लेना रिकॉन्सिलिएशन का मतलब हो गया रीयूनियन, हिंदी में लिख लेना सुलह, है ना। या फिर इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ भी लिख लेना, एक सिनोनिम इसका ये भी लिखना। तो ये सारे वर्ड्स आप लिख लोगे ना तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में याद रिकॉल करने में ईजी रहेगा। तो जब आप एक प्रबंधन में, मैनेजमेंट में कुछ इनोवेशन, कुछ नया करते हो, जैसे कि आपने जो वहाँ का संगठन है उसको आपने रीऑर्गेनाइज कर दिया, स्ट्रक्चर उसका कुछ चेंज कर दिया, या वहाँ पे जो पोजीशन है एंटरप्राइज में उनमें आपने कुछ फेरबदल किया, उस इंडस्ट्री में ही पूरा चेंज कर दिया। क्यों ऐसा किया? ताकि जो एक मोनोपोली है, बाय बिल्डिंग बाय मोनोपोली लाइक कंट्रोल और डिसमेंटलिंग, मतलब कई बार क्या होता है डिसमेंटलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उखाड़ देना या तोड़ फोड़ कर देना। इसका हिंदी मतलब रख लेना, मतलब डिमोलिशन इसका मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीटली डिमोलिशन कर देना, ख़त्म कर देना, और हिंदी में हो गया तोड़ फोड़ कर देना या उखाड़ देना, एकदम हटा देना। तो आप एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में पूरा चेंज लेके आते हो किसी भी इंडस्ट्री में। तो क्यों आप ऐसा करते हो? क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का या किसी पर्टिकुलर इंटरप्राइज का मोनोपोली ना हो, मतलब एकाधिकार ना हो उस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो उस एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो कि आप उनका पूरा स्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं चेंज कर देते हो। उस इंटरप्राइज का पोजीशनिंग, स्ट्रक्चर, रिकॉन्सिलिएशन, सब कुछ टोटली चेंज करते हो। और इन सारी चीज़ों को जब आप चेंजेस कर रहे होते हो तो कुछ एक नया कंसेप्ट लेकर के आते हो, तो इसी को बोलते हैं इनोवेशन इन मैनेजमेंट। तो अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि इस कंप्यूटर ने अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट को या प्रोडक्ट को या प्रोसीजर और या नोवेल प्रोसेस ऑफ मेथड, कैसे उन्होंने डिफाइन किया इन सारी चीज़ों को। कंप्यूटर वॉज वेरी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? इसको लिखिए स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना, मतलब कि बिल्कुल एकदम क्लियरली उस चीज़ को बोलना। तो कंप्यूटर काफ़ी क्लियर थे इकोनॉमिक फंक्शन के बारे में, जो भी एंटरप्रेन्योर के जो इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं उसके बारे में इस कंप्यूटर को काफ़ी क्लैरिटी थी, एकदम एक्सप्लिसिट उनका एक व्यू था। क्या एक्सप्लिसिट व्यू था? उनको क्या कंसिडर करते थे? ये एक प्राइम मूवर कंसिडर करते थे। किनको? एंटरप्रेन्योर को प्राइम मूवर कंसिडर करते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उनका ये सोचना था कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्राइम मूवर होते हैं, मतलब ये प्राइमरी मूवमेंट इनका होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। एंड द एंटरप्रेन्योर्स टास्क इज टू इनोवेट और कैरी आउट न्यू कॉम्बिनेशन। और जो एंटरप्रेन्योर का टास्क होता है, मतलब किसी उद्यमी का जो एक कार्य होता है, टास्क होता है, वो ये होता है कि इनोवेट करना, मतलब कोई भी चीज़ नई लेकर के आना मार्केट में, और एक नया या तो फिर नया कॉम्बिनेशन लेकर के आना, कुछ नया चीज़ लेके आना मार्केट में। तो बेसिकली सारा उनका फोकस जो था किस पे था? सारा फोकस उनका इनोवेशन पे ही था। इसमें नेक्स्ट क्या है? स्कम्पीटर हैज़ डिफरेंशिएटेड बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो स्कम्पीटर ने बोला कि इन्वेंशन और इनोवेशन इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। तो इन्वेंशन क्या होता है? किसी नई चीज़ की खोज करना, और इनोवेशन क्या होता है? नव विचार लेके आना। तो नव विचार आप किसी एग्जिस्टिंग चीज़ में भी लेके आ सकते हो। जैसे इन्वेंशन आप उस चीज़ का करते हो जो अभी तक नहीं हुई है, डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, आपने किसी चीज़ की खोज की जिसकी खोज अभी तक नहीं हुई है। इनोवेशन का मतलब ये कि एग्जिस्टिंग चीज़ में ही कुछ आप एक नया एड ऑन कर रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, एग्जिस्टिंग सर्विस में आप कुछ उसमें प्लस कर रहे हो, उसको बोलते हैं इनोवेशन करना, मतलब नव विचार लेके आना। देखो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या है ये? इन्वेंशन रिफर्स टू क्रिएशन और ऑफ न्यू मटेरियल, मतलब किसी चीज़ के नए मटेरियल की या किसी नई चीज़ के बारे में आप क्रिएशन कर रहे हो, मतलब आप उसको क्रिएट कर रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं है, उसको बोलते हैं इन्वेंशन करना, खोज करना। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ न्यू मटेरियल इनटू प्रैक्टिकल यूज इन द इंडस्ट्री, मतलब कि जो आपने यहाँ पे खोज किया हुआ है, मतलब ये जो एक न्यू मटेरियल जो आपने खोज किया हुआ या किसी और ने खोज किया, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको खोज किया हो, आप उसका एप्लीकेशन करो, आप उसको यूज़ कर रहे हो प्रैक्टिकल वे में किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनोवेशन। जैसे कि अब आप इसका एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक कमरा है ना, कमरा तो किसी ने भी बनाया है, लेकिन इस कमरे में डेकोरेशन क्या करना है, इस कमरे में लाइटिंग कैसी करनी है, इस कमरे में का व्यू लुक कैसा होना चाहिए, उस कमरे में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, कुछ नयापन आप कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको इनोवेशन बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ एक कमरा ही नया निजात कर दे रहे हो या कोई एक स्पेसिफिक प्लेस, अगर आप सपोज एक ग्लोब अर्थ पे आपने कोई एक पर्टिकुलर
ये अर्थ है सपोज, और अर्थ पे आपने बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक नया देश है या एक नई जगह है, एक नया ही कुछ है यहाँ पर, तो आपने डिस्कवर किया, आपने यहाँ पे इन्वेंशन कुछ किया। या अगर आप अर्थ पे हो और आपने बोला कि एक प्लैनेट इस नाम का, बी नाम का कोई एक प्लैनेट होता है और वहाँ पे पर्टिकुलर ये चीज़ पाई जाती है, पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट पाया जाता है, तो आपने इस एलिमेंट के बारे में आपने इन्वेंशन किया, खोज किया। लेकिन अगर इस एलिमेंट के बारे में कोई और स्टडी करता है और कुछ फिर उसके बाद उसमें फिर वो ऐड ऑन करता है और बोलता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इनोवेशन बोलेंगे, कि आप कुछ उसमें नया लेकर के आ रहे हो, कुछ नई बात आप उसमें बता रहे हो। तो वही एक बात है। सिमिलरली देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इनोवेटर एंड इन्वेंशन। उसी तरीके से इनोवेटर और इन्वेंटर के बीच में एक इन्होंने डिफरेंस बताया। जो इनोवेशन करता है उसको इनोवेटर बोलते हैं, जो इन्वेंशन करता है उसको इन्वेंटर बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल सी बात है कि जो भी इनोवेशन करने वाले बंदे को इनोवेटर बोलेंगे, इन्वेंशन करने वाले को इन्वेंटर बोलेंगे, सिंपल। बट एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो यहाँ लिखा है। इन्वेंटर कौन हुआ? द हु इन्वेंट न्यू मटेरियल एंड न्यू मेथड। एक ऐसा पर्सन जो कि इन्वेंट करता है एक नए मटेरियल को या एक नए मेथड को, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको बिजनेस के टर्म्स में, इसको एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक मटेरियल वर्ड यूज़ करें या मेथड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने आपको प्लैनेट और ये सारी चीज़ें बताई ना, वो इसलिए बताया क्या, ताकि आप उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सके, समझ सके। जब आप एक नया मटेरियल इन्वेंट करते हो या नया एक तकनीक, नया मेथड, नई प्रक्रिया आप किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए उसको इन्वेंट करते हो, तो जो व्यक्ति उसके पीछे होता है इन्वेंट करने वाला, उसको बोलते हैं इन्वेंटर। ऑन द अदर हैंड इनोवेटर कौन होता है? जो उसको यूटिलाइज करता है, उन नए मटेरियल को, नई टेक्निक को यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज दीज इन्वेंशन मतलब कि वो ये सारी इन्वेंशंस को, नए मटेरियल्स को और मतलब जो भी चीज़ें हैं, या आप मटेरियल बोल लें या नया मेथड बोल लें, जो उसको यूटिलाइज करता है, उसमें कुछ दो चीज़ों को जोड़ करके कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कौन? उसको बोलते हैं इनोवेटर। तो इनोवेशन हमने डिफरेंस समझा इन्वेंशन के बीच में और इनोवेशन के बीच में। और इन्वेंशन जो करता है उसको बोलते हैं क्या? इन्वेंटर। और जो इनोवेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? इनोवेटर। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, मतलब ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने एक बात और बोली कि ब्रिंगिंग अबाउट इनोवेशन इज अ मेन टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखो इस कंप्यूटर का जो मेन फोकस था वो क्योंकि इनोवेशन के ऊपर था, तो इन्होंने बार बार यही बोला कि एक जो उद्यमी होता है उसका जो मेन टास्क होता है, जो एक प्रमुख कार्य होता है, वो ये होता है कि कुछ नया मार्केट में लेके आना, कुछ इनोवेशन करना, कुछ नई खोज करना, कुछ नया लेकर के आना। और इंटरप्राइज का मेंटेनेंस का उसका काम नहीं होता है, वो कुछ मार्केट में नया चीज़ लेकर के आए ये उसका काम होता है। उस चीज़ को बनाए रखना ये उसका काम नहीं होता। ये बाकी और लोग देखें, मैनेजर देखें या बाकी के एम्प्लॉयज़ देखें, उसको मेंटेनेंस का उसका काम नहीं है। उसका काम ये है कि वो नव विचार लेकर के आए, कुछ नई खोज करे, चाहे नई तकनीक, नया मेथड, कुछ भी। तो एंटरप्रेन्योर ड्रीम्स एंड हैव अ विलिंगनेस टू एस्टैब्लिश अ प्राइवेट किंगडम। इन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योर के पास में इतनी ताकत होती है क्योंकि उनका एक अपना खुद का सपना होता है और इनकी इच्छा शक्ति इतनी होती है कि ये अपना खुद का प्राइवेट किंगडम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इतना इनके अंदर में पावर होती है और वो इन्जॉय करते हैं, खुशियाँ मतलब फील करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि इस चीज़ में क्रिएटिंग एंड गेटिंग थिंग्स डन। जब वो कोई चीज़ नया क्रिएट करते हैं या जब उनके द्वारा सोची हुई कोई चीज़ हो जाती है, एकदम गेटिंग थिंग्स डन, जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कोई चीज़ हो जाती है, तो वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। तो दीज इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। यहाँ मॉडर्न होगा आर एंड मॉडर्न कैपिटलिज्म। तो जो एक मॉडर्न कैपिटलिज्म वाला कंसेप्ट है, पूंजीवादी वाला कंसेप्ट है कि बड़े बड़े लोग आप देख रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीवादी लोग, तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इन्होंने मार्केट में कुछ ऐसा ही लेके आए जो पहले कभी नहीं आया था। सबसे एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आप समझे तो जियो का। तो जियो आया तो क्या हुआ, एक नया इन्वेंशन हो, मतलब एक नया एक तरीके से इनोवेटिव चीज़ आई। इन्वेंशन नहीं हुआ क्योंकि पहले से सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब मार्केट में पहले से बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी बड़ी बड़ी, लेकिन जब जियो मार्केट में आया तो वो इन्वेंशन कुछ उसने मतलब कुछ वो इनोवेटिव चीज़ लेके आया। तो उसने जब इनोवेटिव चीज़ लेके आया मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ में, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन चीज़ चल रही थी उसमें कुछ उसने अपना नया थॉट, नया प्रोसेस, नया मेथड वो लेकर के आया और उसने धाराशाही कर दिया सबको। तो उसने एक एम्पायर ही खड़ा कर लिया अपना आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में, सब लोग जियो की तरफ स्विच कर गए। तो वही चीज़ है। बट इस कंप्यूटर की काफ़ी आलोचना भी हुई। अब देखो यार, कोई भी कंसेप्ट आएगा, कोई भी थ्योरी आएगी तो काफ़ी लोग उसको सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि आपकी थ्योरी गलत है।
क्रिटिसिज्म, आलोचक भी होते हैं, और ये सिर्फ इनकी ही नहीं, मतलब हर जगह ये चीज़ होता है, मतलब हर एक व्यक्ति का आलोचक भी होता है। तो इस कंप्यूटर की थ्योरी को कुछ पॉइंट्स पे उनकी आलोचना करी गई, बट आलोचनाओं के बाद भी इनकी थ्योरी को एक बहुत बड़ा आधार दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो आलोचनाएं तो हुई, बट इन आलोचनाओं के बाद भी इनकी थ्योरी आज भी लोग एक लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं। लैंडमार्क मतलब कि एक विभेदक चिन्ह की तरह, या एक निशान की तरह, या एक सीमा चिन्ह की तरह यूज़ करते हैं, और इनकी थ्योरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी सही चीज़ उन्होंने अपनी थ्योरी में बताई थी। तो अब ये जानते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ था। क्रिटिसिज्म पहला तो ये हुआ था कि क्रिटिक्स ने ऐसा सोचा, आलोचकों ने ऐसा सोचा कि जो थ्योरी थी, मतलब जिस कंप्यूटर ने बातें बोली इनोवेशन के बारे में, सारा इन्होंने एम्फेसिस जो किया, सारा एम्फेसाइज जो किया, मतलब सारा जो जोर दिया, वो सिर्फ एक इनोवेटिव फंक्शन के ही ऊपर जोर दे दिया, मतलब उद्यमी के एक इनोवेटिव फंक्शन के ऊपर ही जोर दिया। और उन्होंने इस बात को पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक और एस्पेक्ट भी होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, सुव्यवस्थित करना, ये चीज़ इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ऐसा आलोचकों का कहना था, है ना। दूसरा ये कहना था कि इस कंप्यूटर ने कंप्लीटली इग्नोर किया रिस्क टेकिंग फंक्शन को, जो एक एंटरप्रेन्योर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इनोवेशन, इन्वेंशन, इनोवेटर और इन्वेंटर, इन्हीं सब चीज़ों पे बात करी। और जो भी एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा डेवलप करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ एनफ रिस्क इन्वॉल्व। उनका मतलब ये कहना था आलोचकों का कि भाई अगर कोई भी उद्यमी है, वो नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके आ रहा है मार्केट में, या कुछ नया कर रहा है, तो वो जब भी नया करेगा तो हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो आपने उस रिस्क के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की। आपने तो एक इनोवेशन के ऊपर और इन्वेंटर के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की। आपने उस रिस्क वाले एक वर्ड को तो अपने थियोरी में कहीं लिखा ही नहीं, बताया ही नहीं कुछ इस पर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन कुछ भी नहीं लिखा। तो ये ग्राउंड था आलोचकों का। तीसरा ग्राउंड क्या था कि द थियोरी इज मोर एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्रीज ओनली। आलोचकों का कहना था कि आपकी जो थियोरी है वो विकसित देशों के ही ऊपर ज़्यादातर एप्लीकेबल है, और डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो विकासशील देश है, जैसे भारत हो गया, या भारत के सटे जो देश है, आप कह ले पाकिस्तान, या आप कह ले नेपाल, तो ये सारे जो देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, तो इनके ऊपर में ये थियोरी अप्लाई नहीं होती है, ऐसा इन आलोचकों का कहना था। बिकॉज देयर इज़ अ पॉजिटिव ऑफ इनोवेटिव। अब पॉजिटिव क्या है, देखो ये सारे वर्ड्स है ना, लिख लो इसका मतलब। पॉजिटिव का मतलब लैक होता है, किसी चीज़ की कमी होना। हिंदी में पॉजिटिव को बोलते हैं कमी, इसका एक सिनोनिम है लैक, ठीक है। क्यों बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की काफ़ी कमी है, मतलब काफ़ी कम मात्रा में ऐसे उद्यमी हैं जो कि इनोवेशन के ऊपर में सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ज़्यादातर तो जो बिज़नेस चल रहा है उसी के बारे में सोचते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये कारण था उनका ये बोलने का कि मतलब ये जो थ्योरी है वो डेवलप कंट्रीज़ के ही ऊपर में एप्लीकेबल होती है। चौथा क्या एक कारण उन्होंने बताया कि द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन as to why few countries have more entrepreneurship talent than others। मतलब ये तो अजीब ही आलोचकों का कहना है। उनका ये कहना था कि भाई आपकी थ्योरी में तो ये कोई एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया कि जो दूसरे देशों के जो उद्यमी होते हैं, या एक उद्यमशीलता है दूसरे देशों की, तो वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, हमारे देश में या हमारी कंट्री में क्यों इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है। तो आपकी जो थ्योरी है वो प्रोवाइड नहीं करती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देती है कि कुछ कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप के जो टैलेंट होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर में कूट के भरे होते हैं उद्यमशीलता के टैलेंट या स्किल या एबिलिटी, तो उन कंट्रीज़ में क्यों होते हैं, बाकी और कंट्रीज़ में क्यों नहीं होते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में ही क्यों होते हैं, आपने इसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं की। मतलब आलोचकों को कुछ नहीं मिला, तो मतलब यही पॉइंट अरेज कर दिया भाई। अब उसमें यार इस कंप्यूटर का क्या दोष है कि कुछ कंट्रीज़ में अगर एंटरप्रेन्योरशिप है ना ज़्यादा स्किल या एबिलिटी वाले हो जाते हैं, कहीं और नहीं होते। तो इन्होंने तो एक स्टडी किया, इन्होंने तो एक थ्योरी लेके आए, कुछ स्टडी किया, केसेस स्टडी किया, उसके आधार पर थ्योरी लेके आई। ठेका थोड़ी लेके रखा है कि हर कुछ देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप इतनी स्किल्ड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, तो क्यों नहीं है। बहरहाल लोग इस पे भी वैसे मतलब कुछ ऐसे होते हैं स्कॉलर जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी मतलब थ्योरी बनाते हैं कि कुछ देशों में क्यों एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा स्किल्ड वाले होते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव माइंड के, क्रिएटिव माइंड के, इमेजिनेटिव माइंड के होते हैं, ज़्यादा कैपेबिलिटी कैलिबर होता है, तो वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है या जो ग्रोथ होता है वो अलग ही लेवल का होता है। फॉर एग्जांपल आप यूएस को ले ले या बड़े देशों को ले ले जो डेवलप्ड है, तो वहाँ पे एक नया चीज़ लेके आते हैं मार्केट में। हालांकि उनके कई और फैक्टर्स भी होते हैं
कि जैसे कि ऑलरेडी जो कंट्री की खाने पीने की चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी और रोटी कपड़ा मकान, अगर बेसिक फैसिलिटी किसी भी कंट्री में लोगों को मिल चुकी है तो ऑब्वियसली वो कुछ आगे का ही सोचेंगे। बट ऐसे देश जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी ही अभी ठीक तरीके से नहीं मिल पाई, अभी तो हम लोग क्या वो टॉयलेट्स और शौचालय और ये सब अभी घर भी नहीं है लोगों के, तो इंदिरा गांधी योजना में लोगों को घर वर दिए जाते हैं, तो अभी तो हम लोग वहीं पे ही अटके हुए हैं, हमारे पास बेसिक इंफ्रा ही नहीं है। तो क्या ही कोई मतलब ऐसे देश जिनके बारे में बेसिक फैसिलिटी ही नहीं है, तो वो क्या ही इनोवेशन के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे देशों में सिर्फ इनोवेशन के बारे में वही सोच सकता है जिसके पास में रोटी कपड़ा और ये खाने पीने जो बेसिक सी चिंता है, इन चिंताओं पे सोचने का वक्त ना हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों का बैकअप उनके पास में है, इस वजह से वो कुछ नया सोच पा रहे हैं। तो बात आपको समझ में आई? तो यही बात है, आगे यही चीज़ लिखी हुई है। मतलब ये तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पे एक अपना व्यू बताया कि भाई इस तरीके के भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री के में, क्यों कम एंटरप्रेन्योर आते हैं या ज़्यादा कहीं कहीं ज़्यादा स्किल्ड या एबिलिटीज़ वाले उद्यमी या उद्यमशीलता वाला ये लोग पैदा हो जाते हैं या क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं। हालांकि ये जो क्रिटिसिज्म थे सारे चारों पॉइंट्स, इनके ऊपर में इनको ठीक है सुना गया, बट फिर भी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो थ्योरी थी, एक बेसिक काफ़ी आधार मिल गया लोगों को, काफ़ी एक्सपेंशन हुआ इनकी इस कंप्यूटर की थ्योरी को पढ़ने के बाद में, और लोगों को एक आइडिया मिला कि भाई इस भी प्रकार से थ्योरी हम इस भी प्रकार से सोच सकते हैं। और ये अहम चीज़ है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है मार्केट पे तो नए सोच, नए विचार, नए इमेजिनेटिव नोवेल प्रोसेस के साथ में, नोवेल प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ में आता है। सो आई होप गाइस कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ समझ में आया कि इनोवेशन थ्योरी उस कंप्यूटर ने जो दी वो कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, मेन फोकस क्या था। सो आई होप कि यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा।